नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। 25 और 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने बस्तर संभाग को बुरी तरह तबाह कर दिया। सैकड़ों घर ढह गए, जिंदगियां उजड़ गई। इस आपदा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेश दौरे से लौटते ही जमीनी हालात का जायजा लिया और राहत पैकेज का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इस राहत की घोषणा के साथ ही सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे को नाकाफी बताया, तो जवाब में सरकार ने खुद को संवेदनशील कहकर जवाब पेश कर दिया। लेकिन यह बयानबाजी बस्तर की त्रासदी पर राहत से ज्यादा हावी होती दिख रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि पीड़ितों को राहत कब और कैसे मिलेगी। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। पच्चीस और 26 अगस्त को आई बाढ़ ने पूरे बस्तर संभाग को बेहाल कर दिया। सीएम साहब विदेश दौरे से लौटते ही सीधे बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वे, जमीनी निरीक्षण और दंतेवाड़ा की समीक्षा बैठक के बाद मुआवजे का बड़ा ऐलान किया, जिसके मुताबिक कच्चे मकान के लिए 1,20,000, पक्के मकान के लिए 1,30,000 रुपए और आंशिक नुकसान पर 10,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुआ, इसमें विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज्यादा प्रभावित हुआ। जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000, और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए RBC 64 में 4,000 का प्रावधान था। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6,000 की घोषणा करके आए हैं, तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मदद को नाकाफी मान रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और बाढ़ पीड़ितों को न्याय नहीं दे रही है। बैज ने हर परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और 50-50 हजार रुपए की फौरी मदद देने की मांग की है। आज भी सरकार RBC 64 के अंतर्गत ही मुआवजा दे रही है, जो पिछले 10 सालों से चल रही है। वो पर्याप्त नहीं है। मैंने बहुत करीब से, उनको बहुत नजदीक से उनकी तकलीफों को मैंने देखा है। एक एक घर मैंने गया है प्रभावितों का, एक एक प्रभावितों का घर जाकर देखा है, एक एक प्रभावितों से मैंने पूछा है, उनका तकलीफ और दर्द मैंने सुना है। इसलिए उनको राहत सामग्री पहुंचाने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत जल्द ही करने जा रही है। सरकार ने कांग्रेस के लापरवाही बरते जाने वाले बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सीएम साहब बेहद संवेदनशील हैं। विदेश में रहते हुए भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करके सभी इंतजाम किए और हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। निर्देश दिए कि तुरंत उनको राहत पहुंचाया जाए और वापसी तक हमेशा मॉनिटरिंग करते रहे और बात करते रहे। और आने के बाद सबसे पहले दौरा वहाँ किए हैं बस्तर में, दंतेवाड़ा में, और दंतेवाड़ा में एक समीक्षा बैठक भी लिए हैं। साथ में मैं गया था, चारों जिला के सब बड़े अधिकारी उपस्थित थे और हमने भ्रमण भी किया, हवाई सर्वे भी किया। जा करके हमने पब्लिक से मिला है, लोगों से मिला है, तो सबके चेहरे में एक संतुष्टि था। उनके पास कुछ काम नहीं, केवल विरोध की बात करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंता करते हैं लोगों की, गरीबों की, सबकी करते हैं। इस मानसून बस्तर की बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग कर रही है। लेकिन सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद कितनी जल्द पहुँचेगी। लोगों को अब इंतजार है उस दिन का जब उनका टूटा घर फिर से बसेगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार और विपक्ष मिलकर बस्तर के जख्म भरने में मदद जरूर करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बाढ़, राहत और सियासत, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तौकीर रजा, बीजेपी नेता, उसके साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रफुल्ल पारे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले तौकीर रजा जी, आपके पास पहुंचना चाहूंगा, और सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है और जवाबदेही भी आपकी ही है। बस्तर की हर वो तस्वीर अब सवाल पूछ रही है आपसे कि आखिर कैसे और कब एक बार फिर से पुनर्वास बस्तर का होगा। और कांग्रेस का एक आरोप इसमें मैं ऐड कर दूं, कांग्रेस कह रही है कि आप जो दे रहे हैं वहां के लोगों को वो काफी नहीं है।
आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है, जो एक कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो दर पे देना चाहिए था, लगभग उसी दर के हिसाब से नई जो बाढ़ नीति निर्धारित की गई उसके अनुसार ये दिया जा रहा है। और उसके अनुरूप ही जैसे आंशिक रूप से जो कल जो नुकसान हुआ उनको 10,000 रुपए, और जिनका कच्चे मकान टूटे हैं 1,20,000 तक, और पक्के मकानों को 1,30,000 तक जो देने की जो प्रावधान किया गया। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े मकान नहीं होते, पहली बात को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से दीपक बैज जी बोल रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए दिए जाए, एक बात बताइए, बाढ़ राहत केंद्र के जो है हमारे पास जो बजट ही है 700 करोड़ से ऊपर का नहीं है बजट, उस बजट के अंतर्गत ही तो दिया जाएगा। अगर देना रहेगा तो उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन बाढ़ को अगर 1,000 करोड़ से या 2,000 करोड़ के बीच में अगर बाढ़ राहत देंगे तो उसका एक जो है बजट अलग से और बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लगता है जितना भी राहत दी जा रही है वो सफिशिएंट है। और अगर ऐसा लगता है कहीं हमारे जो ग्रामीण भाइयों जो पीड़ित हैं उनको अगर कहीं मुआवजा कम लगेगा, कहीं कुछ होगा, तो हम बिल्कुल उनकी सुनेंगे। हमारी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही पता चला था कि बाढ़ इस प्रकार से आई है उस जिले में, तो तत्काल वो जापान से वीडियो कॉल करके 2 बार बाकायदा उसका कड़े निर्देश दिए थे अधिकारियों को, और मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया था। और अभी भी जो हवाई दौरा करके, सिर्फ हवाई सर्वेक्षण नहीं, जमीनी सर्वेक्षण करके बाकायदा उनके कैंप में पहुंचकर उनसे सीधा चर्चा कर रहे हैं कि और कोई समस्या हो तो आपको बताइए। तो आज चूल्हा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो जो उनके लिए मूलभूत समस्या है, चाहे वो अनाज हो, राशन हो, कपड़े हो, तो ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। किसी को कोई कमी होने की जो है कोशिश कहीं भी नहीं की जा रही है। कोई अगर ऐसा करता है तो संबंधित अधिकारी पर ठोस कड़ी कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से ठोस योजना बना के हमारे मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये अपने आप में उपलब्धि, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, वो बाढ़ है, एक प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा कितनी कैसी हो सकती है आप भी समझ सकते हैं। उसको अगर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिस प्रकार से अपनी संवेदना प्रकट करते हुए संवेदन तरीके से वहां पहुंचे हैं, और उनके साथ साथ आपदा प्रबंधन के जो उनके मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे, तो ये बताता है कि किस प्रकार से वो राहत जो देने की पूरी जो प्रयास था उन्होंने किया है। तो इसमें बड़ी एक उपलब्धि है, कोई कमी बेशी नहीं है, ग्रामीणों को कहीं कोई। लेकिन तौकीर रजा साहब, प्रबंधन पर एक सवाल तो है, प्रबंधन पर तौकीर रजा साहब, आप चाहे लाख कुछ कह ले, लाख भारतीय जनता पार्टी कुछ कह ले, वहां से लोगों से जब बातचीत की गई, मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर थोड़ी देर पहले उन्हें आहत भी हो जाती, पता भी चल जाता, या प्रबंधन के तौर पर पहले से कुछ एहतियात किए जाते, तो शायद ये जो बस्तर की तस्वीर हम अभी देख रहे हैं वो शायद कुछ कम बेसी देखने को मिलती उसमें। तो प्रबंधन पर तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, प्रबंधन पे देखिए, मैंने कहा पहली कहा, जैसी पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, फिर भी वहां से उन्होंने संज्ञान लिया और बाकायदा 2 बार उसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा वीडियो कॉल करके संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। ये तो बात की बात हो गई ना तौकीर रजा साहब, ये तो घटनाक्रम की बात की बात है। पहले तो आपदा से पहले मैनेजमेंट क्या था, इस पे सवाल तो होगा ना तौकीर रजा साहब। ये तो बात की बात हो गई, मुख्यमंत्री है भाई, चलिए अच्छी बात है, अच्छी मिसाल आपने पेश की, आपके अंदर बहुत संवेदनाएं हैं, आप पहुंचे और आपकी ये ड्यूटी भी है, आपको पहुंचना भी है, लेकिन उससे पहले की तैयारियों पर सवाल तो होंगे ना, उससे थोड़ी पीछे भागा जा सकता है। नहीं, पहले की तैयारी तो बिल्कुल है ना, लेकिन प्राकृतिक आपदा कितनी आएगी उसको कैसे तैयारी कर सकते हैं अभी बताइए। प्राकृतिक जो है अपने आप में शक्तिशाली है। इंसान के जो आज जो जिनके पास हमारे पास जो संसाधन है, वो संसाधन उसके काबिल कितने होंगे, वो तो जब प्रकृति आपदा आती है उसके हिसाब से निपटने की क्षमता देखी जाती है। तो निपटने की क्षमता के हिसाब से तो अभी कार्य हो रहे हैं, ऐसे कोई कमी बेशी नहीं है। अगर कहीं प्रबंधन में कोई है तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल उसको उस पर हमारी सरकार। ये तो धनंजय जी बताएंगे, धनंजय के पास चलते हैं, वो तमाम प्रबंधन में कमियां गिनाएंगे और तमाम सवाल भी आपसे करेंगे। जी ने खुद वहां जाकर संज्ञान लिया है। ठीक है तौकीर रजा साहब, आपके पास लौटते हैं। धनंजय जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि नाकाफी है जो भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और आपको क्या लगता है कि क्या जो रकम सरकार की तरफ से जो मुआवजे आंशिक नुकसान की बात कर रहे हैं, या कच्चे या पक्के मकानों पर जो दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि पर्याप्त है और क्षमता के अनुसार ये सरकार जो है संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, कांग्रेस को कहां कमी लग रही है? देखिए राघवन जी, ये एक प्राकृतिक आपदा है निश्चित तौर पर, और इससे जो नुकसान हुआ है, ऐसे समय में सरकार को दिल खोलकर अपने जो नीतियां हैं उससे ऊपर जाकर उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के नागरिक हैं और आज पानी में डूबे हुए हैं, उनका घर टूट गया है, उनकी फसलें खराब हो गई है, और वहाँ पे जो परिस्थितियां हैं, बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, मतलब पूरी तरीका से ऐसे 200-250 गाँव हैं जहाँ पे तबाही दिख रहा है।
और ये दौर होता है कि सरकार का दायित्व होता है कि उस दौरान वो जितना ज्यादा हो सके उसको मदद करे, लेकिन अभी तक वो दिखा नहीं है। मुख्यमंत्री जी विदेश में थे, विदेश से वो निर्देश देते हैं प्रदेश के अधिकारियों की कि बाढ़ जो प्रभावित है उनके लिए व्यवस्था की जाए, और वहां पर जो परिस्थितियां निर्मित हुई 3 दिन बाद उनको राशन दिया जाता है सूखा, 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी, 200 ग्राम खाने का तेल, 3 किलो चावल, 10-10 रुपए वाले 3 पैकेट मसाले की। सवाल ये उठता है क्या यहाँ के प्रदेश के अधिकारी क्या पढ़े लिखे या वाकई में मूर्ख है या भ्रष्टाचार करते हैं, समझ में नहीं आता। अरे जिनके पास घर नहीं है, चूल्हा चौकट बह चुका है, बर्तन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, शिविर में है, वो सूखा राशन का क्या करेंगे? पहली बात तो यही होता है ना, क्या अधिकारी इतने मूर्ख हैं लोग? अरे उनको तत्काल बना हुआ भोजन देना चाहिए, 3 दिन तक वहां लोग भूखे रहे। पहली बात, मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो अधिकारी पालन ही नहीं किए। समझ में आता है कि विष्णु साय जी का नियंत्रण प्रशासन में नहीं है। दूसरी बात, 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ विदेश से लौटते हैं। प्रदेश का 25% हिस्सा मैं मानता हूं, हो सकता है 20% हो, बस्तर जो है बाढ़ में डूबा हुआ है, लोग पानी में तबाह हो चुके हैं, खाने पीने रहने का प्रबंध नहीं, लोगों की मौत हो गई है, पशुधन को नुकसान हो गया, फसल नुकसान हो गया। पहला दायित्व होता था कि एयरपोर्ट से ही मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों से मिलने चले जाते, वहां अधिकारियों से बैठक करते, तत्काल निर्देश करते और एक्टिव हो जाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी को प्रदेश आने के बाद स्वागत करवाना था, ढोल नगाड़ा बजवाना था, फटाखा फोड़वाना था, जयकारा लगवाना था, फिर चले जाते हैं भाजपा के कार्यक्रम में। वहां बस्तर के लोग डूबे हैं, भूख से मर रहे हैं, खाने को नहीं है, और सरकार और सरकार लेकिन चिंता तो थी ना उनकी, धनंजय जी। अगर चिंता नहीं होती बस्तर की और छत्तीसगढ़ की तो विदेश दौरे से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हालचाल नहीं लेते। वही तो बोल रहा हूं, मतलब वही तो मैं आपसे पहले जिक्र किया, मैं तो उसका जिक्र किया, विदेश से कॉन्फ्रेंस करके अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद अगर वहां बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिला, मतलब साफ साफ है साय जी का सरकार पर नियंत्रण नहीं है, अधिकारी उनके बात नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री कहीं भी रहे, उनका निर्देश आखिरी होना चाहिए, और अधिकारी अगर पालन नहीं कर रहे हैं, अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। ठीक है, छोटा सा जवाब तौकीर रजा से ले लेते हैं आपके सवालों का, फिर आपके पास आते हैं। कह दिया वो आखिरी आदेश उनके लिए होना चाहिए। धनंजय जी, आपके सवालों का जवाब छोटा सा तौकीर रजा साहब, फिर हम प्रफुल्ल जी से समझेंगे पूरी कहानी। छोटा सा जवाब तौकीर रजा साहब। देखिए एक बात बताइए मेरे को, जिस प्रकार से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री सहज सब जानते हैं और उन्होंने कार्रवाई की, और किस प्रकार से बताते हैं अधिकारी सुन रहे नहीं। कौन सा अधिकारी अगर सुनना नहीं है, सुनेगा नहीं, अगर सुनेगा नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये सब जानते हैं। क्या कोई ऐसा अधिकारी है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? बता दीजिए मेरे को, अगर कोई गलत कर रहा हो तो। लेकिन काम अभी गलत होता तो बात अलग है, लेकिन राहत की सामग्री पहुंची है, अगर किसी को नहीं पहुंची तो उसे भी पहुंचाई जा रही है, और शिविर लगे हुए हैं ताकि वो जो बाहर पीड़ित जो है वो कहीं इधर उधर शरण ना लेके सीधा शिविर में बाकायदा सुरक्षित हैं। ये उपलब्धि है। और आप बताते चूल्हा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, कपड़े नहीं है, राशन की बात करते सूखा राशन दे रहे हैं। अरे साहब आप ये बताइए, बारिश में सूखा राशन नहीं देंगे तो कौन सा राशन देंगे? गीला राशन दे देंगे। अगर मान लो खराब हो गया तो उससे अगर फूड पॉइजनिंग, उसकी जवाबदार कौन होगा? तो कल को उसके लिए भी उस चीज को समझ के काम करना पड़ेगा। सूखा राशन देंगे तो वो खुद बना के अपने हिसाब से पका के खा सकते हैं। किसमें? तो वो बिल्कुल चूल्हा भी दिया गया, गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, सारे। अरे कैंप में पूरी सारी सुविधा उपलब्ध, सारी सुविधा उपलब्ध है। पहले बता दो कितना चूल्हा बांटे हो? ये तो पैकेज उनके लिए है जो अरे साहब वहां पर चूल्हे भी वहां पर उपलब्ध है। अरे 2000 से ज्यादा चूल्हा वहां पर। ठीक है, तौकीर रजा साहब, धनंजय जी आप दोनों को रोक रहा हूं। धनंजय जी अपने अपने बारे में बोलिएगा। तौकीर रजा साहब समझ लेते ना, देखिए सच क्या है वो प्रफुल्ल जी अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। 2 मिनट रुक जाइए, आपके पास दो ठीक है, रुक जाइए धनंजय जी। तौकीर रजा साहब और धनंजय जी दोनों को मैं रोकता हूं। प्रफुल्ल पारे जी आपके पास आता हूं। सच क्या है, सच क्या है? प्रफुल्ल जी प्लीज तौकीर रजा साहब आपकी बात आ गई है, आप काम कर रहे हैं, बस्तर के लोग देख रहे हैं, और धनंजय जी भी जो आरोप लगा रहे हैं वो भी बस्तर के लोग समझ रहे हैं। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, आपके पास लौटता हूं ना, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दे दीजिए आप। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री तैयार। हाँ ठीक है, बात आ गई आपकी। प्रफुल्ल जी क्या सच है? जो धनंजय जी कह रहे हैं वो सच है, या जो तौकीर रजा साहब कह रहे हैं वो सच है? तस्वीरें जरा साफ करिए। लेकिन इन सबके बीच सच्चाई तो यही है कि बस्तर इस समय अपने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है।
राघवन जी, कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है ये सच्चाई है और झूठ पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन जो सच है वो ये है कि बस्तर में बाढ़ आई है और बड़ी मात्रा में, मतलब खासकर बस्तर के जो 4 जिले हैं और उसमें भी एक जो दंतेवाड़ा जिला है उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। और सबसे पहला जो किसी भी सरकार का धर्म होता है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनको बचाया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए, उनके खाने पीने, रहने, दवाई, चिकित्सा, हर तरह की सुविधा का ध्यान रखना, ये एक वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट का एक जो जन कल्याण के लिए बनी हुई सरकार होती है उसका ये पहला दायित्व है। अब उसमें कितना क्रियान्वयन उसका अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब तो आपने अभी सुना, दोनों ने सब सारी जानकारी दी। मैं आपको एक कुछ बातें दूसरी बताना चाहता हूँ कि आज पहले जो तकनीक थी मौसम को जानने की, आज वो स्थिति नहीं है। आज हम इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं खासकर मौसम के मामले में कि कब मौसम खराब होगा, कब बारिश आएगी, ये सारी जानकारियां पहले से मिल जाती है। बिल्कुल। तो सरकार को सबसे पहले तो इस पर भी सोचना चाहिए एक कि अगर आपके पास जानकारी आ जाती है कि आने वाले समय में 24 घंटे में 48 घंटे में बस्तर में बाढ़ आएगी। अब बस्तर में अगर बाढ़ आएगी तो बस्तर में पहली बार तो बाढ़ आ नहीं रही है, बस्तर इसके पहले भी कई बार बाढ़ मग्न हो चुका है, बड़े बड़े नुकसान हुए हैं बस्तर में, बड़े तौर पे ये घटना हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सबसे पहले तो एक चाक चौबंद व्यवस्था पहले से ही शुरुआती तौर पर ही, एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, उसके पहले कि कोई डिजास्टर आए उसके पहले हम तैयार रहें, सबसे पहली बात ये तो करना ही चाहिए किसी भी सरकार को। और उसके बाद जब आपदा आई है तो फिर उसमें बिल्कुल इतनी तीव्रता दिखानी चाहिए। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो देखिए ये सब अपनी जगह है, ये चलते रहेंगे। कोई अगर आपने कहा 5 किलो चावल मिला, कोई कहेगा 10 किलो मिला, लेकिन मैं एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपदा पीड़ित लोगों को जो राहत की राशि दी जाती है और इसको तय करने का जो पैटर्न बना हुआ है, जैसा कि दीपक बैज ने भी अपने बयान में कहा, इस पैटर्न को वाकई बदलना चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत पुराना पैटर्न है। अब जो चीज किसी जमाने में 1 रुपए में आती थी, आज भी आप उसका 1 रुपए दे रहे हैं, जबकि समय कहीं का कहीं निकल चुका है। तो इसलिए एक तो वो पैटर्न बदलना चाहिए कि आप खुद सोचिए कि फौरी तौर पर आपने 4000 दे दिए, 6000 दे दिए, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है खासकर आज के इस युग में। और फिर उसके बाद ये जो कच्चे मकान हैं वो पानी में बह गए। अब बताइए कि हम पूरे देश में प्रधानमंत्री एक आवास योजना चला रहे हैं जिसमें कच्चे मकानों को पक्का मकान में तब्दील किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कच्चे मकान बह गए हैं तो आप उनको पक्का भी बनाइए। अगर वो बाढ़ से, अब आप उसको कच्चा मकान बनाने के लिए, वापस कच्चा मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 10,000 रुपए, और जो पक्का मकान है उसके लिए 1,30,000 दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समय के साथ मतलब अपडेट होकर के शासन प्रशासन को काम करना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। व्यवस्था है और बाढ़ आई है, आपदा आई है, इससे तो निपट लेंगे और निपटेंगे भी, और सरकार निपटती भी है। और जब कोई तकलीफ आती है तो उसमें कुछ कमी बेसी, ये सब एक बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन बुनियादी बातों पर काम करना चाहिए कि अगर बस्तर में बाढ़ आती है तो इतने सालों से हम देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, हमको उसकी तैयारियां करनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि समय से पहले नुकसान। बाढ़ का ऐसा है कि अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि इसका कैसे अंदाजा लगाएंगे। ठीक बात है, अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि भाई अगली बार नुकसान कम से कम हो। तो इतनी तैयारी तो कम से कम एक अनुभव से सीख करके कि अगली बार अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो कम से कम नुकसान लोगों को झेलना पड़े। बस ये मोटे मोटी बात मेरे को समझ में आती है। ठीक है, तौकीर रजा साहब इस पर जवाब दे दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि जो आपने बाउंड्री सेट की है, ऐसे आपदाओं के बाद उसको तोड़ना चाहिए, उसको तोड़कर जिस तरह से जितना अधिक हो सके उतना लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं। बस्तर के वो सभी लोग जिनके मकान बह गए, जिनकी जिंदगियां खतरे में चली गई, जिनके पास ना कपड़ा बचा, ना रोटी, ना मकान, वो आप ही की तरफ तो देखेंगे ना, जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है ना।
तौकीर रजा जी साहब। बिल्कुल, देखिए बात सही है, लेकिन अभी नई नीति आपदा नीति जो आई है उसमें इस सब चीज को बढ़ाया गया। बिल्कुल पारे जी ने बहुत अच्छी बात उठाई और वो बात सत्य है, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि अभी नई आपदा नीति आई है उसमें ये सब चीजों को बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ जो ये बोला जा रहा है कि मकानों को, कच्चे मकान, ये पक्के मकान, ये भी इन्होंने एक बात अच्छी उठाई कि प्रधानमंत्री आवास तक दिया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास तत्काल नहीं दिया जा सकता। उसके एक नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करने के बाद सारी चीज दी जा सकती है। कच्चे मकान वन क्षेत्र में बने हुए हैं तो उनको उन पट्टा और सारी चीजों की जो कागज अवेलेबल करने की बात है वो सुविधा लगाने में टाइम लगता। तो ये एक फौरी तौर पर जो राहत देना था वो दी जा रही है। ये तो वही मुझे तौकीर रजा साहब एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, सुन लीजिए, आपने कहा तो मुझे ये सवाल याद आ गया। मेरा काउंटर ले लीजिए, काउंटर यहाँ इसलिए जरूर क्योंकि आपने वो बात कर दी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस एक फिल्म आई थी, उसमें संजय दत्त कहते हैं कि जब स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में कोई मरीज हो तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आप वही नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आपदा सामने है, आप नॉर्म्स और फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। क्या बाद में ये फॉर्मेलिटीज नहीं हो सकती है क्या राहत करने के, बचाव कार्य करने के बाद? वही तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग को 1 लाख से 1,30,000 तक अगर पैसा दिया जा रहा है तो फौरी तत्काल रूप से वो राहत दी जा रही है ना भाई। वो आपकी कागज की बात कर रहे हैं कि अगर वो तो देखिए वैसे भी वो कागज है उसके पास रहेगा तो प्रधानमंत्री आवास के लिए तो अप्लाई कर सकता है, वो तो बिल्कुल उसके लिए फिट रहेगा अगर कागज उसके पास सही है तो उसमें कोई बात नहीं। मैं फौरी तौर की बात कर रहा हूं, फौरी तौर पे क्या राहत दे सकते हैं वो दी जा रही है, हमारी सरकार ये दे रही है तो इसको मानिए ना आप। दूसरी बात, अभी अगर जैसे आप बता रहे हैं कि किसी भी हालत में सरकार अगर नहीं दे रही, अरे भाई साहब रोटी भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है और उसके साथ साथ चूल्हे भी दे रही है, बोलते हैं कि नहीं दे रही है, तो राहत केंद्र में हो क्या रहा है? क्या राहत केंद्र में सिर्फ वहां बैठे हुए हो, कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो देखिए ना आप मीडिया है, मैं तो आपको बोलता हूं दिखाइए कैंपों में जाके कि वहां कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां राहत दे रहे कि नहीं दे रहे। देखा सर, दिया जा रहा है, देखा तो रोटी भी दिया जा रहा है, चूल्हा भी दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर भी अवेलेबल हमने खुद देखा और दिखाई भी तस्वीरें। लोगों ने यही कहा कि अगर थोड़ी सी तैयारी पहले से होती तो नुकसान शायद कम होता, और यही प्रफुल्ल जी भी कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए हो सकता है, मैं इस बात को मैं मान सकता हूं कि कोई तैयारी कमी बेशी हो सकती है, अधिकारियों के ऊपर मामला रहता है तो पहले से निर्देश रहते हैं, और आपदा जब प्रबंधन की टीम बनती है तो बारिश के पहले तैयारी शुरू कर देती है कि किस प्रकार से अपने को कमर कसना है, तो उसके लिए पूरी प्लान बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बना है, लेकिन अगर वो कहीं पर अगर इंप्लीमेंट में कहीं कमी बेशी होगी तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। मैं तो इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखिए ना कि जाकर सीधे तौर पे पूछे राहत केंद्र में अगर कोई कमी है तो बताइए उनको। किसी ने नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी बात, बच्ची बेचारी, एक तो आपने देखा होगा वो क्या पूनम पटेल, वो लड़की को जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके पास किताबें बह गई, टैब बह गया तो उसको बाकायदा तत्काल टीएफ की व्यवस्था कराई गई और बुक की व्यवस्था की। तो ये उनकी संवेदनशीलता दिखाती है। तो ऐसा नहीं है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए कहीं। ये बात मानता हूं कि किसी को भी, कोई भी एक भी व्यक्ति जो भी पीड़ित हो वो बिल्कुल राहत से छूटे ना, ये हमारी बिल्कुल पहल होना चाहिए और हम बिल्कुल इसके लिए प्रतिबद्ध। धनंजय जी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी इसमें उतनी ही है जितनी विपक्ष में बैठे लोगों की है। सरकार के बाद विपक्ष क्या करने वाली है? कांग्रेस, क्योंकि दीपक बैज ने ऐलान किया है कि हम अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं से कुछ तो वो करने वाले हैं, किस तरह से और कब और कैसे करेगी कांग्रेस? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये भी महत्वपूर्ण, आप जिन गांवों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि तौकीर रजा साहब के पास वो लिस्ट नहीं पहुंची हो कि किन गांवों में नहीं पहुंच रहे हैं सामग्रियां, उसकी भी लिस्ट अगर आप बता दें तो सार्थक चर्चा यहां से निकल के जाए और वहां तक लाभ पहुंच जाए। इन दो सवालों के जवाब जल्दी से धनंजय जी। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार के पास ये सूची नहीं है कि किन गांव में आपदा का पैसा नहीं पहुंच पाया, राहत नहीं पहुंच पाया। अरे उनके पास है साहब, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपके पास है तो आप बता दीजिए, जो चूक रहा है उनसे वहां पहुंचा देंगे। उनके पास तो है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। अरे बोलिए ना सर। सुन लीजिए। विपक्ष तो बता रहा है कि शहर के करीब जो गांव है ना, उनको शरणार्थी, उसको शिविर स्तर में लाया गया, उनको सूखा राशन दिया गया। बीच जो गांव है जहां आज भी पानी उतरा नहीं है, आज भी वहां लोगों को तकलीफें हो रही है और वहां तक व्यवस्था नहीं पहुंच पाया है। आज भी हम कौन से गांव है? 5 दिन से अधिक होने जा रहे हैं। कई जगह पुलिया टूट गई, कई सड़कें। चलिए ना, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे तौकीर रजा साहब को बताइए ना, जिम्मेदारी उनकी व्यवस्था वो कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं चलेंगे?
आप बिल्कुल आरोप अगर लगा रहे हैं तो बाकायदा गांव का नाम बताइए, हम बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल ठोस कार्रवाई करेंगे उस अधिकारी। ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना धनंजय जी कि उन तक वो बात नहीं पहुंची तो आप पहुंचाइए, लिस्ट बताइए उनको कि देखिए ये गांव है, ये लोग हैं। ये बताइए, मैं तो एक प्रश्न करता हूं। अरे तौकीर रजा साहब, मैंने सवाल ले लिया, समय की कमी है। धनंजय जी को बोलने दीजिए, तौकीर रजा साहब। धनंजय जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी आप अपनी बात एक काम करिए ना, धनंजय जी आप बोलिए ना। एक काम करिए ना, कल आप जो छत्तीसगढ़ के जो राजधानी के टीम है उनको मेरे साथ बस्तर भेज दीजिए, मैं स्थल ले जाकर निरीक्षण करवा दूंगा आपको, और वहां आपको स्पॉट भी दिखा दूंगा आपके चैनल, विश्वसनीय चैनल में, और वो चीजें साफ साफ आ जाएगी। ये तो सुन ली ना, अरे ऐसा कैसे, वो हम देख लेंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी पर जल्दी से जवाब दीजिए धनंजय जी। अच्छा सुनिए, विपक्ष की जिम्मेदारी पर आप जवाब ऐसा कुछ होगा तो मैं तो बोल सुन लीजिए ना कि हमारी सरकार ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे कैसे बोल पाऊंगा? साहब सुनिए तो आप कैसे बोल पाऊंगा? आपके लिए बात कर रहे हैं। जल्दी विपक्ष की जिम्मेदारी पर जल्दी से छोटा सा जवाब, समय नहीं। देखिए मैं इनको बोलता हूं, अगर इन्होंने राहत सामग्री पहुंचा उसे जारी कर दे, मैं ले जाके आपके मीडिया को वहां दिखा दूंगा किन किन गांव राशन नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, विपक्ष के नेता होने के नाते दीपक बैज जी सबसे पहले पहुंचे क्षेत्र में, कांग्रेस कार्यकर्ता मदद करने पहुंचे, वहां मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। ठीक है, इसी बात के सरकार पहुंची, इसी विचार के साथ निश्चित तौर पर मैं आपको मीडिया को आमंत्रित करता हूं, कल उनको लेकर जाऊंगा मैं, पुनर्वास करने में मदद दिखेगा। देखिए समय की कमी, हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौकीर रजा जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।